हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 का जो पेपर था उसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। पेपर हालांकि कैंसिल हो गया था, बट सवाल इसके अंदर खतरनाक थे, काफी अच्छे खासे सवाल थे। और आज आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स और लीगल एस्पेक्ट्स के सवाल डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर में पूछे गए थे। तो आइए फटाफट से आज के इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीवाई के आउट टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ आपको करना है, सब चीजें आपको चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहते, तो हमारे फुल कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अभी काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स पे सभी कोर्सेज पे चल रहा है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन और लिस्ट टू आपको यहाँ पे दे रखी है जी। लिस्ट वन में आपके रिडक्शन से जुड़े हुए कुछ सेक्शन है, और लिस्ट टू में आपको बताया गया कि कौन सा रिडक्शन किससे जुड़ा हुआ है। सही मैचिंग आपको करके बतानी है। तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा मैच करना, क्योंकि रिडक्शन के सेक्शन तो सभी याद ही करके जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इनकम टैक्स के। सबसे पहले सेक्शन 80 डीडीबी दिया है। ये जुड़ा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट से। अगर आपको स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप यहाँ पे रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 ई फॉर एजुकेशन, इसे कौन नहीं जानता। तो आपका ये जो मैच हो जाएगा, हायर एजुकेशन के लोन का इंटरेस्ट की रिडक्शन से मैच हो जाएगा, 3 से मैच हो जाएगा। 80 डबल जी में आपके रेंट पेड की रिडक्शन आती है अगर आप एचआरए वगैरह नहीं ले रहे हैं। और 80 जीजीबी के अंदर प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी को अगर कंट्रीब्यूशन देती हैं उसकी रिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो सही मैचिंग हमारी जो बन चुकी है वो बन चुकी है जी ऑप्शन नंबर 3 की। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी सवाल है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको दे रखे हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, और लिस्ट टू में दे रखे हैं आपको सेक्शन। तो आपके जो सेक्शन है डिडक्शन के और एग्जाम्पशंस के, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अभी यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पशन वाले सेक्शन है उनकी मैचिंग आपको करके बतानी है। एग्रीकल्चर इनकम हम सभी जानते हैं सेक्शन 10(1) के अंदर आता है। सेक्शन 10 की शुरुआत ही एग्रीकल्चर इनकम से होती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे अगर आपको कोई अमाउंट मिला, सेक्शन 10(10)(c)(c) ये आपका इसके अंदर आएगा। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13)(a) के अंदर कवर होता है। और प्रोविडेंट फंड आपके सेक्शन 10, 11 और 12 इन सेक्शंस के अंदर कवर्ड रहते हैं। तो आपकी जो सही मैचिंग बन रही है, दैट इज एज पर ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, सुगम इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो, अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। अब दो आईटीआर फॉर्म ऐसे हैं जिनके निकनेम है। ये निकनेम कौन कौन से हैं? एक निकनेम है सहज और एक निकनेम है सुगम। सहज बोला जाता है आपके आईटीआर 1 को, और सुगम बोला जाता है आईटीआर 4 को। आप जानते हैं आईटीआर 4 में कौन रिटर्न भरता है? वो लोग रिटर्न भरते हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो करते हैं। सेक्शन 44 ए डी, सेक्शन 44 ए डी ए, सेक्शन 44 ए ई। अगर आप इन स्कीम्स के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप आईटीआर 4 के अंदर एक थोड़ी सी सिंपल सी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल आपको नहीं पूछी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे सामने जो सवाल है वो यहाँ पे है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ई फाइल करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखो, सबसे पहले इनकम टैक्स की जो आपकी वेबसाइट रहती है, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट पे जाके आपको करना पड़ेगा रजिस्टर, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप पैन नंबर वगैरह डालेंगे, अपनी डिटेल भरेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आप करेंगे लॉगिन। आप उस साइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी रिटर्न को तैयार करना शुरू करेंगे। जो भी यूटिलिटी है उसे डाउनलोड करके अपनी रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे, अपनी आईटीआर प्रिपेयर करेंगे। एंड उसके बाद उस रिटर्न को आप कर देंगे फाइल। वो रिटर्न फाइल हो जाएगी। और फाइल हो जाने के बाद उस रिटर्न को करना पड़ता है वेरीफाई। उस पे
आपको अपने हस्ताक्षर करके या फिर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होता है और फिर आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले रजिस्टर, फिर लॉग इन, फिर आपका रिटर्न प्रिपेयर, फिर ई फाइलिंग और फिर वेरिफिकेशन। तो आप यहाँ पे सही ऑर्डर अगर बनाएंगे प्यारे दोस्तों तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए जी, तो अभी यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज्ड टू टैक्स। तो इनमें से कौन सी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की ऐसी इनकम है जिसपे आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो कौन सी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपने इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ एग्जम्पशंस की बातें करी जाती हैं और ये एग्जम्पशंस कहीं ना कहीं आपकी सेक्शन 10 से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले फार्म हाउस दिया, तो फार्म हाउस तो आपका एग्रीकल्चर इनकम में क्लब हो जाता है, तो दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस की है, तो चैरिटेबल वाली जो आपकी इनकम्स रहती है दे आर एग्जम्प्ट। सेक्शन 11-12 के अंदर ऐसी बातें बता रखी है। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, देखो जी, इनकम टैक्स लॉ आपको अलाउ करता है कि आप 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बट 2 से ऊपर करोगे तो फिर डीम्ड लेट आउट मान के टैक्स लगा दिया जाएगा। तो सी वाला तो काटना पड़ेगा। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, तो एक्स रूलर का कोई पैलेस है, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इसको भी एग्जम्पशन मिली हुई है। तो ए बी डी और ई हमारे आंसर में आएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी अगला सवाल है, which one of the following is the rate of TDS on payment to contractor if the recipient is an individual। जो कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं उस पर टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 194C। रेट क्या होगा डिपेंड करता है, जिसको पेमेंट कर रहे हो वो इंडिविजुअल एचयूएफ है या कोई अदर पर्सन है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो रेट 1% है, अगर कोई और है तो रेट 2% है। तो हमारे सवाल हमें सीधा सीधा कह रहा है भाई इंडिविजुअल है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1% का ही बनेगा। चलिए जी, तो यहां पे अब हमारे पास सवाल है, which one of the following provident fund is set up under the Provident Fund Act 1925। तो हमारे पास 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड्स रहते हैं इनकम टैक्स के अंदर जो पढ़ते हैं, और ये चारों तरीके के फंड्स का पूरा जो टैक्सेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आते हैं, और आई थिंक इन्हीं में ही आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड तो नहीं आएगा और पीपीएफ भी इसमें नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये आपके सरकार द्वारा जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड बनाया गया है, और ये वाले जो प्रोविडेंट फंड है इसे जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ भी कई बार बोला जाता है। जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952 के रूल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो यहां पे जो हमारा आंसर फिलहाल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन और डिडक्शन will not be available if the assessee opts to be taxed under section 115 BAC for assessment year 24-25। तो सेक्शन 115 BAC जो हमारे पास है ये बेसिकली जुड़ा हुआ है आपकी न्यू रिजीम से। तो आप जानते हैं कि अभी हमारे पास इनकम टैक्स लॉ में एक पुराना सिस्टम पुरानी रिजीम चल रही थी, और अभी एक नई रिजीम हमारे सामने आ चुकी है जिसमें आपके टैक्स रेट कम कर दिए और काफी सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन जो है उनका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता। अगर असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें तो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस का आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, एलटीसी का नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का यहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रॉपर्टी, इनमें से कोई नहीं मिलेगा एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ए बी डी और ई आपको नहीं मिलने वाले हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अभी यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जी, अंडर सेक्शन 44AB of the Income Tax Act, audit is compulsory for a person if the person is carrying on business whose gross turnover exceeds। अब देखो जी, सेक्शन 44AB ये आपको कहते हैं कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस की जो सेल है, टर्नओवर है, वो 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप प्रोफेशनल है तो ये लिमिट कम हो जाती है, बट बिजनेस के लिए लिमिट 1 करोड़ रखी गई है।
और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, ₹1 करोड़। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट है उसकी एनफोर्सेबिलिटी को लेकर एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक पर्सन तो इन्फोर्स कर सकता है बट दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसे वाले जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर रेफर टू एज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे अगर मैं आपको बंदूक दिखाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लूं तो ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर वाइडेबल। आप अगर इनको वाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप इनको वैलिड बनाना चाहें तो वैलिड भी बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द प्रोविजंस सेक्शन वाइज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस की अगर आपको नॉलेज है तभी आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटा सेक्शन पहले आएगा, बड़े सेक्शन बाद में आएंगे। तो आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है अगर उनकी नॉलेज है तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल फॉर्मेशन, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करी हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सेक्शन आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए बताइए, किसका आना चाहिए आपका सेक्शन? सबसे पहले सेक्शन आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ दी कंपनी का, सेक्शन 3 के अंदर इसकी बात करी हुई है। फिर सेक्शन 5 के अंदर आपके आर्टिकल्स आते हैं। सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात है। उसके बाद सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका सेक्शन 20 में है और प्रोस्पेक्टस उसके बाद आता है। और इसीलिए अगर आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ऑर्डर बनेगा DCBEA का, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए तो अभी यहाँ पे सवाल है आपके पास, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड। तो अभी क्या है कि आपने गुड्स को क्या रखा है, एज सिक्योरिटी, गिरवी रखा है। तो अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? बेलमेंट, प्लेज, प्लेजी, पॉनी। देखो जी, अगर कुछ गिरवी रखा जाता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका प्लेज वाला कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। प्लेजी और पॉनी ये तो जो पार्टीज है उनके नाम है। बेलमेंट तो ऑलरेडी सवाल में मेंशन दिए, तो स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट जहां पे आप किसी चीज को गिरवी रख रहे हैं आपके डेट के लिए, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए, उसे नाम दिया जाता है प्लेज का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है जी। और लिस्ट 1 में आपके जो जीएसटी एक्ट है उसके उससे जुड़े हुए कुछ प्रोविजंस हैं, और लिस्ट 2 में चैप्टर की बात कर रखी है। देखो कोई भी एक्ट होता है, कोई भी अगर आप एक्ट उठा के देखेंगे उसके अंदर चैप्टर होते हैं और हर एक चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो कौन सा चैप्टर किससे जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछ रहा है ये सवाल। जीएसटी एक्ट के चैप्टर्स की नॉलेज यहाँ पे आपकी टेस्ट की जा रही है, और ये नॉलेज सबको होना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सवाल का लेवल यहाँ पे हाई है। फैक्चुअल सवाल है, काफी ज्यादा फैक्चुअल सवाल है। और अगर यहाँ पे अगर हम मैचिंग बनाने की कोशिश करें जी, तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ये बातें आपकी चैप्टर 3 में आती हैं। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बातें आपकी चैप्टर 6 में आती हैं। और आईटीसी चैप्टर 5 में आता है, टैक्स की पेमेंट चैप्टर 10 में आता है। और इसके हिसाब से अगर आप करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनाएंगे तो वो आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगी। चलिए तो अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जनाब, अगर आप किसी कंपनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितने लोग चाहिए, बेसिकली उसको लेकर ये सवाल है। पहला आपको ऑप्शन कह रहे हैं 7 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के लिए 7 या उससे ज्यादा लोग चाहिए। 2 or more persons where the company is to be formed to be a प्राइवेट कंपनी, तो बिल्कुल सही है, प्राइवेट के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। 1 person where the company is to be formed is to be 1 person company, तो 1 person कंपनी के लिए तो एक ही चाहिए होगा। 5 or more persons where the company is to be a public company, ये तो गलत है क्योंकि ऑलरेडी ए वाला सही है तो डी वाला तो सही हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो आंसर बनेंगे ए बी सी बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो आंसर है वो इस सवाल का बन जाएगा। चलिए जी, तो अभी यहाँ पे फिर से सेक्शंस को लेकर सवाल आ गया है।
under which sections of the Central Goods and Services Tax Act 2017 the provisions of input tax credit has been provided. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने चैप्टर 5 के अंदर जीएसटी लॉ के अंदर कवर किया हुआ है, और इसके जो सेक्शंस है प्यारे दोस्तों वो यहाँ पे सेक्शन 16 से 21 तक हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है। मैच द फॉलोइंग का सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए कुछ प्रोविजंस हैं, और लिस्ट 2 में आपके सेक्शंस आ गए। तो सेक्शंस को लेकर सवाल यहाँ पे पूछा गया है, और सबसे पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे कौन से सेक्शन में आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्यारे दोस्तों सेक्शन नंबर 31 के अंदर ये कवर अप होता है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन लगी होती है कि अगर वो पूरी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर वो जहाज सामान लेकर आ जाएगा तो वो सामान आपको बेच दूंगा। तो ऐसे कुछ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। बेलमेंट हमारा एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये शुरू में तो नहीं आएगा, ये सबसे लास्ट में ही आएगा। सेक्शन 148 के अंदर इसे कवर अप किया गया है। कोवर्जन सेक्शन 15 में आता है, और फ्रॉड आता है आपका सेक्शन 17 में। ये कुछ एलिमेंट्स है जो आपकी फ्री कंसेंट को यहाँ पे विटिएट कर देते हैं। और अगर यहाँ पे हम आंसर बनाने की कोशिश करें तो क्या बन गया, आंसर यहाँ पे बन गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो भी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। देखो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी कंसेंट का, आपकी सहमति का फ्री होना जरूरी है। फ्री बोले तो वो कुछ चीजों से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं, जैसे कोअर्जन जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस बेला फुसला के, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में मिस्टेक, अनजाने में फ्रॉड, बेलमेंट। बेलमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, बेलमेंट की जगह एक चीज यहाँ पे रह गई। टोटल 5 चीजें होती हैं, वो 5वीं चीज है आपकी मिस्टेक। ये 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें होती हैं जो आपकी कंसेंट को खराब कर देती हैं, फ्री नहीं रहने देती। और बेलमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ए बी सी और डी तो आ ही जाएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन इनकम टैक्स और लीगल एस्पेक्ट से जुड़े हुए जो सवाल थे यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन के। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि ये वाला जो पेपर है आप जानते हैं कोई ऑफिशियल आंसर इसका नहीं आया है। ये हम खुद मेहनत करके आपके लिए आंसर की तैयार कर रहे हैं, और इसमें बहुत मेहनत हमारी लगी है। तो अगर आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला, कुछ सवालों से आपको यहाँ पे नया पता चला, तो आप इस सेशन को जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यही एंड करते हैं इस सेशन को, और चर्चा करेंगे और बातें करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।